रबेली गांव की हवा समर्थ को बहुत जानी पहचानी लगी। समर्थ अपनी नोटबुक बैग से निकालकर उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे पता है तुम मुझे मिल जाओगी। मेरी नोटबुक में तुम्हारी लिखी हुई यादें मेरे काम जरूर आएंगी। मुझे पूरा विश्वास है। सारा दिन समर्थ गांव के लोगों से अपनी नोटबुक लेकर उस लड़की के बारे में पूछता रहा। एक नोटबुक और धुंधली यादों के सहारे समर्थ उस अनजान लड़की को ढूंढ रहा था। आधे गांव के लोग समर्थ को पागल समझ रहे थे और आधे लोगों को समर्थ की बातें समझ ही नहीं आ रही थी। शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। समर्थ ने गांव में कितने लॉज या होटल ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे कोई लॉज या होटल नहीं मिला। समर्थ पूरी तरह गीला हो चुका था। समर्थ वापस जाने के बजाय गांव में लोगों के घर के दरवाजे खटखटाने लगा। किसी ने समर्थ के लिए दरवाजा नहीं खोला। फिर एक आदमी जिसका नाम रमेश था, उसने समर्थ को अपने घर में जगह दी। रमेश का परिवार छोटा सा था। उसका एक बेटा गिरीश और उसकी पत्नी लक्ष्मी उसके साथ रहते थे। रमेश ने रात भर समर्थ को अपने घर रहने दिया और उसे खाना भी खिलाया। समर्थ ने उनका बहुत धन्यवाद दिया। सुबह होते ही समर्थ ने रमेश से बात की और उसे थोड़े दिन अपने घर रखने की विनती की। रमेश बोला, हमारे इस गांव के लोग शहर के लोगों को ज्यादा अच्छा नहीं समझते, इसलिए तुम्हें किसी ने आसानी से किसी ने घर नहीं रखा और यहां कोई होटल की उम्मीद मत रखना। समर्थ थोड़ा हैरान होकर बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे दूंगा, बस आप मुझे 1 से 2 महीने यहां रहने दो। रमेश हंसकर बोला, हम गांव के लोग पैसे के भूखे नहीं होते। अगर यहां रहना है तो काम करना पड़ेगा। मेरे पास जो पशु गायें भैंसे हैं उनका ख्याल रखना होगा, खेतों में काम करना होगा, फिर ही खाना और घर रहने को मिलेगा। करोगे बताओ? समर्थ थोड़ा उदास था, मगर यह उस लड़की को पाने का आखिरी जरिया था। इसलिए समर्थ मान गया और बोला, आप जो बोलोगे मैं कर लूंगा, बस मुझे शाम के वक्त थोड़ा समय दे देना। मुझे एक लड़की को ढूंढना है। मेरे पास एक नोटबुक है। इतना एहसान कर दीजिए मुझ पर। रमेश मान गया और उसी दिन से समर्थ रमेश के लिए काम करने लगा। रोज समर्थ रमेश के खेतों में काम करता, उसकी गायों का ध्यान रखता, उनका चारा, उनका दूध निकालना, सुबह जल्दी उठना, सारा दिन काम करना। शाम को समय निकालकर वह नोटबुक लेकर उस लड़की के बारे में सब गांव वालों से पूछना। समर्थ के दिल की उम्मीद उसे हारने नहीं दे रही थी। सारा दिन की थकावट के बाद भी समर्थ भाग भाग कर गांव वालों को नोटबुक दिखाता कि शायद किसी को उस लड़की का पता हो। एक दिन रमेश के खेत में काम करते समय समर्थ ने पास ही एक बड़ा पेड़ देखा। हर बार उस पेड़ को इग्नोर करने के बजाय इस बार समर्थ उस पेड़ के पास गया और उसके बिल्कुल उसे एक झूला दिखा जो उस बड़े पेड़ की जड़ों से बना था। समर्थ को उसकी यादों का वह झूला याद आ गया और उसकी आंखें भर गईं। उसने उस झूले पे बैठकर उस बड़े पेड़ से बात की, तुम मिल गए, मतलब वो भी मुझे मिल जाएगी ना? वो पेड़ खामोश सा खड़ा रहा, बिना समर्थ को गलत ठहराए या ना बोले। समर्थ उस झूले से उतर के उस पेड़ के पास गया और उस पेड़ के गले लगकर बोला, तुमने मुझे मना नहीं किया, तुम मुझे मेरे दिल को समझोगे। मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ मानूंगा। 1 महीना हो गया है पर मेरी उम्मीद मैं खत्म नहीं होने दूंगा। वो मुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। फिर मैं उसे यहीं झूला झुलाऊंगा। समर्थ हंसता हुआ मुस्कुराया और खेतों में वापस काम करने लगा। रोज शाम की समर्थ की पूछताछ बेकार जा रही थी। लोग उसे पागल समझ रहे थे। समझ को गांव का हर कोना, हर जगह पहचानी सी लग रही थी, पर उस लड़की का पता नहीं लग रहा था। समर्थ खेतों में काम करते वक्त उसी पेड़ की छांव में खाना खाता और उसे खूब बातें करता। समर्थ मुस्कुराकर बोला, लोग मुझे पागल समझते हैं, पर मुझे पता है तुम नहीं समझते। दोस्त हो ना मेरे, इसलिए। उस पेड़ के पत्ते ठंडी हवा से समर्थ के सिर पर गिरते और समर्थ को अपना जवाब मिल जाता। एक दिन दोपहर के वक्त खेतों से घर आते वक्त समर्थ ने रमेश के बेटे गिरीश को अपनी नोटबुक से खेलते देखा। समर्थ डर गया और उसने जल्दी से गिरीश से वो नोटबुक छीन के कस के पकड़ ली। रमेश ने समर्थ को गुस्सा किया और बोला, इतना क्या हो गया, बच्चे को खेल लेने दो। समर्थ थोड़ा नर्वस होकर बोला, देखिए साहब,
आप मुझसे जो भी करवा लो, मेरा सारा सामान रख लो, मगर ये नोटबुक मेरी आखिरी उम्मीद है। ये मुझसे मत लेना। ये मुझे मेरी जान से ज़्यादा प्यारी है। रमेश थोड़ा हैरान होकर बोला, इतनी ज़रूरी है ये? वैसे सच कहूँ तो इन 2 से 3 लाइनों से तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलने वाली। कोई भी लड़की इस गाँव में ऐसी नहीं है। समर्थ थोड़ा उदास होकर बोला, वो मेरा काम है। मैं आखिर तक अपनी मंजिल को ढूँढूँगा। ऐसे ही ढूँढते-ढूँढते 2 महीने निकलने को आए, मगर समर्थ अब भी वहीं अटका था। उसकी सारी यादों की जगहें मिल चुकी थी, पर उन यादों में बसी वो लड़की उसे नहीं मिली। इतनी मेहनत और उम्मीदों को झाया होते देख अब समर्थ अंदर से टूट रहा था। उसका दिल डर रहा था कि अगर उसे वह लड़की ना मिली, तो 1 महीने बाद वो किसी और से शादी कैसे करेगा? किसी और को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएगा? किसी और को अपने दिल में जगह कैसे देगा? जब समर्थ ने अपने पिता को वादा दिया था, तब उसका मन उम्मीद से भरा था, पर अब वह उम्मीद धीरे-धीरे बुझ रही थी। समर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब बुरी तरह फँस चुका था। समर्थ की आखिरी उम्मीद गाँव की एक लड़की थी, जो 6 महीने बाद पढ़कर अपने घर वापस आने वाली थी। समर्थ शाम के समय उस लड़की से बात करने गया, मानो उसे पूरी उम्मीद थी कि यह वही उसकी यादों में बसी लड़की होगी। पर उसे देखते ही समर्थ के दिल को रुकने की एक और वजह मिल गई। वह लड़की अलग थी। उसके हाथ पर वह तिल नहीं था, और उस नोटबुक को देखकर उस लड़की ने भी वही कहा जो गांव के बाकी लोग कहते थे, ऐसी यहां कोई लड़की नहीं रहती। समर्थ के पास अब सिर्फ 15 दिन ही बचे थे, मगर अंदर से वो 15 दिन भी अब किसी काम के ना थे। समर्थ पूरी तरह उदास हो चुका था, हिम्मत हार चुका था। रात की तेज बारिश में समर्थ उस पेड़ के पास जाकर बहुत रोया और बोला, मैं हार गया दोस्त। आज मैं हार गया। मेरी चाहत, मेरा प्यार, मेरी यादें झूठ थीं। मेरी मम्मा सही थी। जब वो थी ही नहीं, तो मुझे कैसे मिलेगी दोस्त? तुम्हारे अलावा किसके सामने रोता? अपना दिल किसके सामने खोलता? समर्थ ने एक बार फिर उस पेड़ को गले लगाया, पर इस बार पूरी तरह निराश होकर बोला, मैं टूट चुका हूं। बस बिखरने की देर है। वो मेरा ख्याल थी, मैं मान नहीं सकता। सिर्फ तुझे बता रहा हूं। अब मैं सिर्फ जिंदा लाश हूं और कुछ नहीं। उसके ख्याल मुझे भूलेंगे नहीं, और मेरे मम्मा पापा मेरी शादी किसी और से कर देंगे। बस अब ये जिंदगी नरक होगी मेरे लिए मेरे दोस्त। तू मुझे भूलना मत। तेरे बहुत एहसान है मुझ पर, जिसको सब पागल कहते हैं। उसकी सारी बातें तूने सुनी खामोश होकर। तुझ जैसा दोस्त मुझे कहाँ मिलेगा? ये मेरी नोटबुक रख ले। अपनी याद तुझे दे रहा हूं। समर्थ मुस्कुराया, पर उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। समर्थ ने प्यार से वो नोटबुक उस पेड़ के पास रख दी, और वहीं उस पेड़ के नीचे भीगते-भीगते सो गया। अगले दिन जब समर्थ उठा, तो उसका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। उसके हाथ-पैर सब भीगने की वजह से बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। ठंड की वजह से समर्थ को बहुत बुखार हो चुका था। समर्थ उठा और धीरे-धीरे चलते-चलते सड़क पे जाने वाले लोगों से बात करने लगा। समर्थ को ज़ोर-ज़ोर से चक्कर आ रहे थे, और उसके लिए चलना भी मुश्किल था। समर्थ ने सड़क पर एक आदमी से पूछा, साहब, यहाँ आस-पास कोई हॉस्पिटल कुछ है? वो आदमी बोला, है तो वो बिल्कुल, गाँव से बाहर, उस गाँव और शहर की सड़क के बिल्कुल कोने पे। उस हॉस्पिटल को पेड़ों ने ढका हुआ है। छोटा-सा हॉस्पिटल है। समर्थ धीरे-धीरे अपना सिर पकड़े उस हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर को उसका इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने समर्थ का इलाज किया, और जब उसे होश आई, तो उसने अपने हॉस्पिटल बेड के पास एक नर्स को खड़ी पाया। समर्थ ने उस नर्स का हाथ पकड़ा और बोला, मेरा नाम समर्थ है। मैं शहर से आया हूं। मेरे पिता का नाम। एकदम से समर्थ रुक गया। उसने उस लड़की का पकड़ा हाथ देखा, जिसके निचले हिस्से पे एक तिल था। हाथ का वही मिट्टी सा रंग था। वह लड़की मुड़ी और उसने समर्थ की तरफ देखा।